हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वर्ब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार हम यहाँ पर वो चीज़ें समराइज करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वीडियो भी शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट से, ठीक है। तो क्या हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था? हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ द वर्ब, डेफिनेशन ऑफ द वर्ब। उसके बाद हमने वर्ब के टाइप देखे थे, ठीक है। वर्ब के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा मेन है, जो हेल्पिंग वर्ब्स है उन्हें हम एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग को हम एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। और फिर हमने देखा था किस तरीके से हम वर्ब जो हम हेल्पिंग से एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं उनको किन किन केसेस में कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उनको मैंने टेंसेस के फॉर्म में आपको समझा दिया था। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैम ये डाउट है और इसे मेरा रिजॉल्व कर दीजिए। मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड पार्ट है हमारा वर्ब का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज हम इसमें मेन वर्ब को भी इंक्लूड करने वाले हैं। मेन वर्ब भी पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? अभी तक हमने केवल हेल्पिंग वर्ब डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम मेन वर्ब भी टच करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज स्टार्ट करने वाली हूँ जो हमारा सेकेंड पार्ट है वर्ब का, वो मैं स्टार्ट करूंगी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब से। आप सभी को पता है व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, ओके। तो ट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऐसे वर्ब्स है जिनके साथ हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ओके। और ये जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है इसके साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। और जब मैं ऑब्जेक्ट बोल रही हूं तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए, क्या? कि मैम ये जो ऑब्जेक्ट है और या फिर सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का फॉर्म केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच प्ले कर सकते हैं, क्या? नाउन एंड प्रोनाउन। यानी कि बेटा किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। दूसरा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट हम नहीं यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीजें? एक बार फिर से समझते हैं। मैम ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इसे हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हिंदी में हम कहते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। और इसे हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, लेकिन और दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है, जैसे कि प्रेपोजिशन आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है ना, एडजेक्टिव आ सकता है। लेकिन हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते, यानी कि हम प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे दूं, अब आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव है। तो आई सेड आई एट 3 mangoes, okay, and then I said I speak loudly, I ate 3 mangoes, I speak loudly। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? इन दोनों सेंटेंसेस में मेन वर्ब आपको दिख रहा होगा, ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है, ठीक है। बट ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ये मैंगोज ऑब्जेक्ट है, ये 3 यहाँ पर एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, बट मैंगोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये मेन वर्ब के बाद आपने एक ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है, तो ये वर्ब जो हमारा है ये कैसा वर्ब हो गया? मैम ट्रांजिटिव हो गया। और आपने स्पीक जो कि मेन वर्ब है, इसके जस्ट बाद आपने लाउडली वर्ड यूज किया है, तो बेटा लाउडली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन कर सकता है या फिर प्रोनाउन कर सकता है।
तो यहाँ पर ये किसी का नाम भी नहीं है, यानी कि ये नाउन भी नहीं है और ये प्रोनाउन भी नहीं है, क्योंकि ये नाम की जगह पर यूज किए जाने वाला कोई वर्ड ही ऐसा नहीं है। तो फिर ये है क्या मैम? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है बेटा, और एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि मैनर को इंडिकेट कर रहा है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई है। ऐसे ही हमारे जो है होते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इनकी बात करूं तो ये आपका इंट्रांजिटिव है और ये फर्स्ट आपका ट्रांजिटिव है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। आई सेड आई एम गोइंग शिमला, आई एम गोइंग शिमला, एंड देन आई सेड आई रीच स्टेशन, आई रीच स्टेशन। अब आप मुझे बताओ, आई रीच्ड स्टेशन। तो आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, आई एम गोइंग शिमला, आई रीच्ड स्टेशन। अब आप देखो यहाँ पर ये जो एम है, क्योंकि इसके बाद एक वर्ब है, तो ये आपका बन गया क्या? हेल्पिंग वर्ब। और ये गोइंग यहाँ पर मेन वर्ब है, और शिमला क्योंकि इस मेन वर्ब के जस्ट बाद आ चुका है, तो गोइंग हमारा क्या है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। आई रीच्ड स्टेशन, तो रीच की मैं बात करूं, इसके बाद कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आया है। सॉरी, आई एम गोइंग टू शिमला होगा। सॉरी, आई एम गोइंग टू शिमला। तो यहाँ पर देखो गोइंग के जस्ट बाद टू आ गया है, तो ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है। इसका मतलब प्रेपोजिशन के बाद शिमला आया हुआ है, तो ये हमारा जो गोइंग है ये आपका इंट्रांजिटिव है। फिर आप कह रहे हो आई रीच्ड शिमला, तो शिमला जस्ट बाद, रीच के जस्ट बाद आ गया है, तो ये रीच हमारा कैसा वर्ब हो गया मैम? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इसके बाद जस्ट हमने शिमला का स्टेशन का यूज कर रखा है। तो ये आपका ट्रांजिटिव है और ये आपका इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद प्रेपोजिशन आया और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। अब ये इतना छोटा सा केस नहीं है जो मैं आपको समझा रही हूँ। एक्चुअल में एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे वर्ब्स आते हैं जो ट्रांजिटिव हैं या इंट्रांजिटिव हैं, तो ये समझ पाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ सर्टेन वर्ब्स को हम पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जब आपको समझ आ जाता है ना, तब आपसे थोड़ा सा मिस्टेक कम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होपफुली आपको अगर आ गया तो एग्जाम के आपके 20 क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। स्टेनोग्राफर के CHSL के मेंस में भी एरर में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। 20 क्वेश्चंस नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे एरर के, अब वो आपके अगर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपलसरी है, तो अगर आते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड ये चीज़ फिक्स्ड है कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा, इस टॉपिक से ज़रूर मिलेगा। और स्टेनोग्राफर में इसका लेवल काफ़ी होता है। CHSL में इसके 10 या 15 क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। होपफुली आपको ये बात अगर समझ आ गई है, तो अब चलते हैं इसके बड़े लेवल को समझते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, यानी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पर क्वेश्चंस आते कैसे हैं एग्जाम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे वर्ब के टाइप होते हैं, ठीक है, वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। तो चलिए समझते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि राइज कैसा वर्ब है। राइज मैम मेन वर्ब है, बट ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? तो बेटा इसकी मैं बात करूं तो ये जो राइज है हमारा, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये मेन वर्ब है बेटा। ये कैसा वर्ब है? ये मेन वर्ब है, तो इसका मतलब इसके भी 5 फॉर्म्स होंगे। कितने फॉर्म्स होंगे इसके? 5 फॉर्म्स होंगे। यानी कि ये जो है आपका ये V1 है, इसका V2 क्या होगा मैम? रोज होगा। और V3 क्या होगा मैम? राइजन होगा। और V4 क्या होगा? क्योंकि फोर्थ फॉर्म आपकी ING फॉर्म होती है, तो राइजिंग हो जाएगा। और V5 क्या होगा? राइजेस हो जाएगा, राइजेस हो जाएगा। मैम इसकी मीनिंग क्या होती है? तो बेटा इसकी मीनिंग होती है उगना या फिर उठना। कैसी क्या मीनिंग होती है? उगना या फिर उठना। ठीक है, कैसा वर्ब है मैम? तो ये आपका है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्वेश्चंस कर ले मैम इससे, तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इस टॉपिक से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द एयरक्राफ्ट rose the air, rose the sky। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं बेटा,
ये सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर हमने देखा राइज तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैम राइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ मैम प्रेपोजिशन आ सकता है, इसके साथ एडवर्ब आ सकता है, इसके साथ एडजेक्टिव आ सकता है, बट इसके साथ नाउन या प्रोनाउन नहीं आ सकता है। तो मैम आपने इस वर्ब के जस्ट बाद, जो कि मेन वर्ब है, इसके जस्ट बाद आपने एक ऑब्जेक्ट यूज किया है जो कि नाउन है, तो मैं कह सकती हूँ कि मैम ये गलत है, यहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो वो मिसिंग वर्ड है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, है ना, रोज इनटू द स्काई। यानी कि जब हम कहीं एंटर करें और मूवमेंट भी हो साथ में, तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। बाहर से अंदर की तरफ जाना और मूवमेंट होना, वहां हम इनटू करते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट जो है स्काई में जाएगा बेटा, तो मूवमेंट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इनटू का यूज किया है, रोज इनटू द स्काई। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई है। आप सेंटेंसेस जनरली बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपने राइजेस इन द ईस्ट बोला है, इट मीन्स कि राइजेस के जस्ट बाद इन यूज कर दिया है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो राइज, रोज, राइजिन, राइजिंग और राइजेस वर्ड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके साथ क्या यूज करते हैं हम, मैम कुछ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है, बट हम नाउन या प्रोनाउन का यूज इनके साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने वर्ड पर, जो कि इसी का सिमिलर हम समझते हैं बट एक्चुअल में वो सिमिलर है नहीं। वो वर्ड है क्या, आप मुझे कमेंट में बताओ क्या वर्ड है। मैम रेज है। क्या है, रेज है। और अगर मैं पूछूं रेज कैसा वर्ब है, तो आप जो भी आंसर करोगे मैं पता लगा लूंगी कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है बेटा, कोई शर्म की बात नहीं है, हमें सीखना है, और हम जितना सीखेंगे उतना ही चीजें हमारे लिए इजी होती जाएंगी और हमें आता जाएगा। सीखने का बस मन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप सीखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। सो मेन वर्ब है ये, ठीक है, ये आपका मेन वर्ब है और V1 है। इसका V2 क्या होगा मैम, तो इसका V2 होगा रेस्ड, और V3 क्या होगा मैम, V3 होगा रेस्ड। V4 क्या होगा बेटा, V4 होगा मैम रेजिंग, रेजिंग। और V5 क्या होगा बेटा, रेजेस हो जाएगा, रेजेस हो जाएगा। कैसा वर्ब है, कैसा वर्ब है, तो ये बाद में बताएंगे, पहले इसकी मीनिंग हम देते हैं। तो इसकी मीनिंग है उठाना, उठाना, है ना, किसी चीज को किया जा रहा है, कोई अपने आप से नहीं हो रहा है। राइज में चीजें अपने आप से उठती हैं, बढ़ती हैं, लेकिन रेज में हम चीजों को उठाते हैं, चीजों को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, चीजों को उठाना या फिर बढ़ाना, दोनों के ही सेंस में हम इनका यूज कर देंगे, बढ़ाना या फिर उठाना। ठीक है, चलो फिर ये कैसा वर्ब है अब बता ही देती हूं आपको। तो बेटा ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब इसके साथ हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, she raised many questions in the class. She raised many questions in the class. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस के सीधा, रेस के बाद हमने क्या यूज किया, रेस के सीधा बाद हमने यूज किया यहाँ पर क्वेश्चंस। ये मैनी यहाँ पर एडजेक्टिव है, और यहाँ पर हमने सीधा क्वेश्चंस यूज किया जो कि नाउन है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैसा वर्ब है मैम, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स के जस्ट बाद हम क्या यूज करते हैं मैम, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, जो कि हमने कर रखा है। तो ये जो सेंटेंस है आप इस तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक और सेंटेंस एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले लेते हैं। चलिए तो आइए, they don't want to raise taxes. They don't want to raise taxes. तो आप देख सकते हैं रेस के बाद हमने इस क्वेश्चन में, रेस के बाद हमने टैक्सेस यूज कर दिया जो कि नाउन है। तो रेस यहाँ पर कैसा वर्ब है मैम, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, इंट्रांजिटिव के बाद नहीं कर सकते हैं। राइज हमारा इंट्रांजिटिव है और रेस हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए, तो लाई,
आपने शायद इसको पढ़ा होगा और ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कह सकते हैं बहुत कंफ्यूजिंग है। तो लाई, ठीक है, ये जो एक तो लाई होता है आपका झूठ बोलना, बट ये जो लाई है ये आपका V1 है। इसकी मीनिंग होती है पड़ा होना, पड़ा होना और लेटना। गॉट इट, लेटना, ये V1 है। ओके, इसका V2 क्या हो जाएगा बताओ? V2 हो जाएगा मैम ले। V3 बता दो फटाफट से, तो V3 हो जाएगा इसका लेड, एंड सॉरी लेड नहीं, लेन हो जाएगा, लेन। एंड V4 क्या हो जाएगा? लेइंग हो जाएगा, लाइंग। और V4 हो जाएगा हमारा लाइज। ओके, कैसा वर्ब है ये? ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? तो बेटा ये जो आपका वर्ब है ये इनट्रांजिटिव है, ठीक है। कैसा वर्ब है ये? इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इससे और अच्छे से इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू लाई, टू लाई ऑन a beach, to lie on a beach. Okay, her pen was lain on the bench by him, ठीक है। ये आपका थर्ड फॉर्म पैसिव हो जा रहा है, तो उसका पेन उसके द्वारा बेंच पर रखा गया। तो रखने के सेंस में हम यूज करते हैं, लेटने के सेंस में हम यूज करते हैं लाई का, और इसकी सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ एंड फॉर्म हमने लिख दी है। और आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर लाई के सीधा बाद एक मैंने प्रेपोजिशन यूज किया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, लाई के सीधा बाद आपने एक प्रेपोजिशन यूज किया है, और यहाँ भी लेन के डायरेक्ट आपने एक प्रेपोजिशन यूज किया। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है कि ये हमारा एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम नाउन यूज नहीं कर सकते या फिर प्रोनाउन हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ब है, बिल्कुल सिमिलर है लेकिन मीनिंग इसकी बहुत अलग है, ले, ठीक है। ले क्या होगा? ले हम कब यूज करते हैं? ठीक है, ले हम यूज करते हैं रखने के सेंस में, रखना, बिछाना, ठीक है, रखना बिछाना। और क्या कब यूज करेंगे हम? रखना, बिछाना और लिटाना, लिटाना। ये थोड़ा सा और सेंस में यूज किया, जैसे मुर्गियों के अंडे देने के केस में भी ये यूज किया जाता है, न्यू डालने के लिए भी यही, फाउंडेशन के सेंस में भी यही यूज करते हैं। तो न्यू डालने के सेंस में भी हम इसी का यूज करते हैं, ठीक है। मुर्गियों के अंडे देने के सेंस में भी हम इसी का ही यूज करते हैं, ठीक है। इसी का ही हम यूज करते हैं। अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा बताओ फटाफट से। ये तो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इसका लेड। सेकेंड फॉर्म क्या है इसका? लेड है। और थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म भी इसका लेड ही है। फोर्थ फॉर्म आ जाओ, फोर्थ फॉर्म क्या होगा? लेइंग हो जाएगा, ठीक है, LYING, है ना। और फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसका जो फिफ्थ फॉर्म होगा वो होगा LAYS, इससे थोड़ा सा अलग है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, है ना। एग्जाम्पल्स हैं, he laid the baby on the bench, on the bed, sorry, in the bed होगा, on the bed नहीं होता, in the bed, in the bed, okay। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखो लेड के बाद आपने बेबी यूज किया है, तो मतलब आपने बेबी यूज किया है, यहाँ पर कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आया, कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है, कुछ और नहीं आया है, सीधा ऑब्जेक्ट आया है, तो आप इसे समझ सकते हो कि ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। एक और देखते हैं, ही laid the tray on the table, laid the tray on the table, on the
टेबल। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ कि यहाँ पर कैसे हमने यूज किया है। इस लेड के बाद हमने बेबी यूज किया और यहाँ भी लेड के बाद हमने ट्रे यूज किया। तो मतलब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। क्लियर है ये चीज? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करना मत भूलें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, इसमें भी काफी लोगों को बहुत डाउट होता है, तो आई होप आपको जब मैं समझा दूंगी तो आपका डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए, तो हमारा है नेक्स्ट फॉल। फॉल, फॉल मीन्स क्या होता है? गिरना। फॉल मीन्स क्या होता है? गिरना। कैसा वर्ब है ये आप मुझे बाद में बताना, बट ये बता दो कि ये V1 है या क्या है। तो V1 है, ये V1 है। इसका V2 क्या होता है? तो V2 मैम इसका होता है फेल। और V3 क्या होता है? फॉलन। V5 क्या होता है? V4 क्या होता है? फॉलिंग, है ना। एंड V5 क्या होता है बेटा? V5 होता है इसका फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉल का जो है क्या है? फॉर्म है। कैसा वर्ब है? तो इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। अब आप कैसे पता लगा सकते हो? शी फेल इन लव विद हिम। शी फेल इन लव, फेल के बाद सीधा इन आ गया ना, तो इसे लग जाना चाहिए कि फेल के बाद प्रेपोजिशन आ गया, तो ये इंट्रांजिटिव है। तो कह सकते हैं शी फेल इन लव। ओके, शी फेल इन लव। अब उसको प्यार जिससे भी होगा, मैं तो नहीं जानती, तो मैंने हिम लिख दिया है, ठीक है। बंदा कोई भी हो सकता है यार, है ना, क्यों नाम लिखने जाए उसको। चलो, शी फेल इन लव विद हिम, तो आपको समझ आ गया। यस मैम, फेल के बाद हमने फेल के बाद हमने प्रेपोजिशन यूज किया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ फेल जो है मैम ये इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, सो अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ब होगा वो आप मुझे बताना कि क्या होगा। बट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल आप लोग मुझे फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा, ठीक है। एक और बता दो। He fell into the river. He fell into the river. सोच लो, जब उसको पता चला कि वो उससे प्यार करती है तो वो रिवर में गिर गया, है ना। चलो, नेक्स्ट हमारा है फेल। फेल मीन्स होता है गिराना। ओके, फेल मीन्स क्या होता है बेटा? गिराना होता है। फेल मीन्स गिराना होता है। और ये हमारा V1 है, इसका V2 क्या होगा ये आप मुझे बताओगे। तो मैम इसका जो V2 होगा वो हो जाएगा फेल्ड, फेल्ड, ठीक है। और V3 क्या हो जाएगा? फेल्ड हो जाएगा। V4 क्या हो जाएगा? फेलिंग हो जाएगा। एंड V5 क्या हो जाएगा? फेल्स हो जाएगा। सो V5 फेल्स हो जाएगा क्योंकि V5 हमारा सिंगुलर होता है। ये कैसा वर्ब है? तो आपका आंसर होना चाहिए मैम ये ट्रांजिटिव है। ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें, आ जाओ फटाफट से एग्जाम्पल लेते हैं। he felled the tree. he felled the tree. felled the tree. अब आप देखो यहाँ पर फेल्ड के डायरेक्ट हमने बात क्या यूज किया है? फेल्ड के बाद हमने यूज किया है यहाँ पर ट्री। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैम जो फेल्ड है ये हमारा ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके सीधा बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम दूसरे वर्ब पर, और वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी, है ना। अब एग्जाम्पल आपको इधर से नहीं, अब आप क्वेश्चन के थ्रू आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देयर वॉज, चलो अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देयर वॉज हैवी रेन, देयर वॉज हैवी रेन, हैवी रेन last night, there was heavy rain last night, and the rivers have overflown their banks, banks means यहाँ किनारा होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, their
बैंक्स। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या इस क्वेश्चन में एरर है मुझे ये बताओ। फिर जो होगा वो आपका वर्ब से रिलेटेड होगा। अभी आपको कुछ और नहीं देखना है, अभी आपको वर्ब देखना है कि और क्या चीजें हैं इसमें गलत। सो देयर वॉज हैवी रेन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट है बेटा, तो आपने वॉज यूज किया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने कर रखा है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर आपने एक वर्ड यूज किया है ओवरफ्लोन। ये ओवरफ्लोन कोई वर्ड नहीं होता है, बहुत गौर से सुनना बेटा। फ्लाई होता है, फ्लू होता है, ठीक है, एंड फ्लोन होता है जब आप उड़ने के केस में यूज करते हो, ठीक है। फिर आप फ्लो यूज करोगे तो फ्लो का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो फ्लोड हो जाएगा, एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लोड हो जाएगा। ये बहने के सेंस में यूज किया जाता है। फिर आपने यूज किया अगर ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म ओवरफ्लोड हो जाएगा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी ओवरफ्लोड ही होता है। तो बेटा जो कंफ्यूजन होती है आपको वो फ्लोन एंड फ्लोड में हो जाती है, इसी चक्कर में आप ओवरफ्लोन भी लिख देते हैं। तो फ्लोन हम जो वर्ड यूज करते हैं ये उड़ने के सेंस में करते हैं, ओके। ये जो हम फ्लोन यूज करते हैं ना बेटा, ये उड़ने के सेंस में होता है, और फ्लोड हमारा बहने के सेंस में होता है, एंड ओवरफ्लोड भी हम बहने के सेंस में ही यूज करते हैं। तो यहाँ जो आपने ओवरफ्लोन कर रखा है ये गलत है, इस चीज का एग्जाम में ध्यान रखना है कि ओवरफ्लोन केवल उड़ने के केस में होगा, फ्लोड हम यूज करेंगे बहने के केस में। क्लियर है? चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन ही थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, और कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि अगर मैं बात करूं हंग की, तो हंग के दो फॉर्म्स हैं। हंग के क्या हैं? दो फॉर्म्स हैं। एक तो आपका लटकाना होता है, और एक होता है बेटा फांसी पर चढ़ाना। फांसी पर चढ़ाना, एक होता है लटकाना, एक होता है बेटा फांसी पर चढ़ाना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, V1 की बात करूं, तो ये दोनों ही क्या है बेटा? V1 है, ये दोनों ही V1 है। इसका V2 क्या होगा? तो जब बात लटकाने की होगी तो V2 हो जाएगा हंग, एंड V3 भी हो जाएगा हंग। हालांकि फोर्थ फॉर्म दोनों की सेम ही होती है, फोर्थ फॉर्म हैंगिंग होता है दोनों का ही। इसकी भी हैंगिंग होगी और इसका हैंग्स हो जाएगा। और अगर फांसी पर लटकाने की बात कर रहे हो ना, तो इसका जो सेकेंड फॉर्म है वो हैंग्ड होता है, और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होता है, एंड फोर्थ फॉर्म हैंगिंग हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म दोनों का ही सेम होता है, हैंगिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म भी सेम ही होता है, हैंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्ब का एक अलग क्राइटेरिया है, ये आपको समझना होगा कि फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ, फॉर्म्स में कितना डिफरेंस है, ठीक है, फॉर्म्स में कितना डिफरेंस है। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस हैं, hang your clothes on the wall। अब क्योंकि कोट के टांगने की बात हो रही है तो यहाँ आपने हैंग यूज किया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। The prisoner was hung। The prisoner was hung। बताओ जरा इसमें क्या एरर है? The prisoner was hung till death। मैम यहाँ पर फांसी पर लटकाने की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर हंग मत करो, क्या कर दो? हैंग्ड कर दो, क्योंकि फांसी पर लटकाने की बात हो रही है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, एरर का क्वेश्चन है। The servant hanged the lamp on the wall। तो आपने देखा कि लैंप को लटकाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर बेटा हैंग्ड नहीं होगा, क्या होगा? हंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अच्छा एक चीज मैंने गलत कर दिया बेटा, यहाँ हैंग होगा, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि मैम ये क्यों गलत कर दिया, ऐसा नहीं बेटा, ये हैंग होगा। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर हंग कर दिया था मैंने, ये हैंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, बस बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, हैंग हो जाएगा, ठीक है, ये बस हैंग हो जाएगा, इतना ही गड़बड़ था, ठीक है। बाकी सब सही है, और बाकी सब सही है, हैंग हो जाएगा,
है ना, बाय मिस्टेक वो हो गया, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, बट एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड फाउंड. फाइंड एंड फाउंड. सो दिस फाइंड इज मीन्स प्राप्त करना, प्राप्त करना, एंड दिस फाउंड मीन्स स्थापना करना, अस्थापना करना. ओके, सो दिस बोथ आर फर्स्ट फॉर्म. इसकी सेकेंड फॉर्म अगर मैं प्राप्त करने की बताऊं तो इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी फाउंड, एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा फाउंड, एंड फोर्थ फॉर्म हो जाएगा फाउंडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा फाउंड, सॉरी फाइंड्स. फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर होता है ना, तो फाइंड्स हो जाएगा, फाइंड्स हो जाएगा. और इसकी अगर मैं बात करूं फाउंड की, तो फाउंड का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा फाउंडेड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा फाउंडेड, एंड फोर्थ फॉर्म हो जाएगा फाउंडिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा फाउंड्स. तो स्थापना करने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए. जैसे मैंने कहा I founded my lost ring. I founded my lost ring. या फिर मैंने कहा I founded a strong team for the next match. So I founded a strong team for the next match. You can see बेटा, I founded वर्ड यूज किया आपने, तो फाउंडेड तो एस्टेब्लिश के लिए यूज कर सकोगे, बट प्राप्त करने के लिए आपको फाइंड या फाउंड यूज करना होगा. तो हियर विल बी ओनली फाउंड. Here this second sentence is okay, but the problem is with the first sentence. There should be only found, not founded. Okay, hopefully आपको ये बात समझ आ गई है. तो आज के लेक्चर में ये ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव का यही ओवर करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से कल नए वर्ब के कॉन्सेप्ट के साथ में. और ये हमारा जो रहेगा सेशन, ये जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा. होपफुली आप इसको एंजॉय कर पा रहे होंगे और नोट्स बना पा रहे होंगे, क्योंकि जो भी चलेगा बेटा वो सब सीरीज में चलेगा. क्वेश्चंस में मैं आपको प्रैक्टिस करवाने ही वाली हूँ CHSL के लिए एंड बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू शेयर दिस वीडियो as much as you can. Thank you so much. Bye bye. Take care everyone.